अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर 8.10 स्टार्ट करना है, जो कि है एनोट्रॉपी से रिलेटेड। अच्छा, ये जो एनोट्रॉपी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन हुई थी, सबसे पहले जो बताया था ये साइंटिस्ट थे रोडोल्फ क्लासियस, जिन्होंने हमें एनोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट दिया था इन द ईयर 1857। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने आपको बताया था कि एनोट्रॉपी इज़ अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, मैंने पहले भी इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है। ऐसा वेरिएबल जो कि डिपेंड कर रहा होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस किस्म के वेरिएबल्स को हम कहते हैं दे आर स्टेट वेरिएबल। चूँकि हमारा ये जो चैप्टर है ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्मोडायनामिक्स में हम डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स की बात करते हैं, जिसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सीखा था कि PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर है। ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट वेरिएबल, और लास्ट थिंग जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो एनोट्रॉपी के बारे में कि ये स्टेट वेरिएबल है। अगर आपसे कहा जाए, ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ स्टेट वेरिएबल, तो आप कहें कि जी ऑल दोज वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम आर नोन एज स्टेट वेरिएबल। के अलावा उन्होंने हमें रोडोल्फ क्लासियस ने ये बताया था कि एनोट्रॉपी जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्वांटिटेटिव मीनिंग देती है। ठीक है, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है ना कि अगर आपने हीट को हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करना है तो वो तो खुद ब खुद होती है, लेकिन अगर हीट ने या टेम्परेचर ने कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होना है तो उसके लिए आपको सम एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो ये इसको क्वांटिटेटिव मीनिंग देता है, यानी कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनोट्रॉपी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो था कि एनोट्रॉपी का कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह के, मतलब एनोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया और एनोट्रॉपी है क्या चीज़। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पर आ जाएं तो हम कहते हैं कि एनोट्रॉपी जो है वो इट रिप्रेजेंट्स सिस्टम्स अनअवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। मतलब ये आपको बताती है कि आया आपके सिस्टम के अंदर थर्मल एनर्जी मौजूद है जिसको आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके सिस्टम के अंदर थर्मल एनर्जी ख़त्म हो गई है, आप मज़ीद उसको यूज़ करके वर्क डन नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, ये देखिए अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, कंटेनर में आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, तो देखिए हम कहते हैं कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब है ना तो सिस्टम में बाहर से कोई चीज़ एंटर हो सकती है, ना तो अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है। तो इन दैट केस हमने ये सीखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डिफरेंट प्रोसेसेस में, जो कि था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने ये सीखा था कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो अपना इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके गैस जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, यानी कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पर वर्क डन कर देता है। तो देखिए इस केस में जैसे जैसे सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करता जाएगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी बाकी बचेगी नहीं। इसका मतलब है सारी की सारी इंटरनल एनर्जी सिस्टम में ख़त्म हो गई है जिसके ज़रिए से वर्क डन किया जाए। तो एनोट्रॉपी आपको ये बताती है वो स्टेट, वो टाइम कि जब आपके सिस्टम के अंदर अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है टू डू या टू परफॉर्म यूजफुल वर्क डन। अब अगर कोई ये सोचे कि इंटरनल एनर्जी को थर्मल एनर्जी से कैसे रिलेट कर रही हूँ, तो देखिए हमने सीखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब है अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके अलावा जो आसान डेफिनेशन या जो बिल्कुल सिंपल बात हम लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि इट इज़ द measure of disorderness ऑफ द सिस्टम या मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर आपके सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस हो जाती है या सिस्टम के अंदर रैंडमनेस प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम कहते हैं वहाँ पर जो है वो एनोट्रॉपी है या चेंज इन एनोट्रॉपी प्रोड्यूस हो गया। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत डिफरेंट नंबर ऑफ मार्कर्स है ना, लेट सपोज ये हैं। देखिए अब अगर आपने इन मार्कर्स को सबको एक तरह से अरेंज किया हुआ है ना, यानी कि एक तरह से किस तरह से कि सारे मार्कर्स की जो लिड हैं वो बॉटम की तरफ है और सारे मार्कर की जो बैक साइड है वो ऊपर की तरफ है। अगर कुछ देर के बाद आप इन मार्कर
मार्कर्स की ओरिएंटेशन को यूँ डिफरेंट कर देते हैं, मतलब कोई किस तरफ को है कोई किस तरफ का है। इसका मतलब है आपने इसके अंदर रैंडमनेस प्रोड्यूस करवा दी है ना, तो हम कहते हैं अब यहाँ पर एनोट्रॉपी प्रोड्यूस हो गई है, ये चेंज इन एनोट्रॉपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, मैथमेटिकली बात करें स्टूडेंट्स तो हम एनोट्रॉपी को सिंबल जो है वो एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंबॉलिकली एनोट्रॉपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो एनोट्रॉपी का फार्मूला होता है S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइड बाई T। ठीक है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फार्मूला को देख के डेफिनेशन भी बना सकते हैं, यूनिट भी बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से डिफाइन करना चाहें तो आप कहते हो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो आपको एनोट्रॉपी बता देती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके यूनिट पर बात करें तो देखिए फार्मूला में Q जो है वो हीट है और हीट का यूनिट होता है स्टूडेंट्स जाउल और T टेम्परेचर है केल्विन। तो एनोट्रॉपी का जो SI यूनिट है दैट इज़ जाउल पर केल्विन। ठीक है, अब इस एनोट्रॉपी के फार्मूले में ये जो S है, मतलब ये एनोट्रॉपी इटसेल्फ एक स्टेट वेरिएबल है, ये टेम्परेचर जो है ये इटसेल्फ एक स्टेट वेरिएबल है, लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ हीट होती है ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। आप याद रखिएगा कि हीट स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये स्टेट्स पे खाली डिपेंड नहीं कर रही होती, ये पाथ पे भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको इस टॉपिक में बात उसने एक्सप्लेन की है वो एनोट्रॉपी की एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में वो आपकी बुक में आपको बता रहा है स्टूडेंट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस जब मेल्ट होती है तो वो कन्वर्जन हो जाती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वो जो है वो एनोट्रॉपी की एग्जांपल है। या वो दूसरी एग्जांपल आपको दे रहा है बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, अगर आप लकड़ी को जलाना शुरू कर देते हैं ना तो पहले तो वो एक बड़ा सा पीस आपको लकड़ी का मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको आग लगाते हैं और जलाना शुरू कर देते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए सिस्टम के अंदर चेंज प्रोड्यूस हो गया ना, कि जो आपका सिस्टम था वो सॉलिड स्टेट से छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है आपके सिस्टम की एनोट्रॉपी जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, फिर वो आपको जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है वो साइंस ऑफ एनोट्रॉपी है। साइंस ऑफ एनोट्रॉपी के मतलब एनोट्रॉपी पॉजिटिव कब होती है, एनोट्रॉपी नेगेटिव कब होती है। तो स्टूडेंट्स जब हीट सिस्टम में एंटर होती है, व्हेन हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम, एंटर्स इनटू द सिस्टम, देन एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम, एनोट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। ठीक हो गया। और जब जो है वो हीट सिस्टम से लीव कर रही होती है, when heat leaves the system, तो आप यूँ कह सकते हैं then enotropy of the system is negative. Enotropy of the system is negative. ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ए है ये बी है, और इन कंटेनर्स में दोनों में आपने गैस को फिल किया हुआ है, और कंटेनर ए के अंदर जो टेम्परेचर है ना दैट इज़ 50 सेल्सियस T1 जो है, और टेम्परेचर इसके अंदर कंटेनर 2 का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स दैट इज़ 40 सेल्सियस। अब देखिए हमें पता है ना कि अगर इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है तो जिस कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा है उसको अपना टेम्परेचर लोअर की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ से सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी इस कंटेनर की तरफ, अनटिल और अनलेस इस कंटेनर का टेम्परेचर भी 45 हो जाए और इस कंटेनर का टेम्परेचर भी 45 हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखिए अब हमारा जो सिस्टम 2 है ना, बारी बारी इनकी एनोट्रॉपी लिख लें, तो जो हमारा सिस्टम 1 है डेल्टा S1 आ जाएगा, जो हमारा सिस्टम 2 है इसकी एनोट्रॉपी डेल्टा S2 हो जाएगी। अब देखें उस सिस्टम की एनोट्रॉपी पॉजिटिव होती है जिसके अंदर हीट एंटर कर रही होती है। तो देखिए सेकंड वाले सिस्टम के अंदर हीट एंटर कर रही है ना, इसका मतलब है आप लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई T2 पॉजिटिव के साथ, और ये वाला सिस्टम अपनी हीट को रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब है Q डिवाइडेड बाई T1 नेगेटिव के साथ आ जाएगा। ठीक है, जब आप डेल्टा S लिखेंगे तो वो हो जाएगा S2 माइनस S1, यानी कि आप लिखेंगे स्टूडेंट्स Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q डिवाइडेड बाई T1। बात समझ में आई कि वो सिस्टम जो अपने अंदर से हीट को रिलीज़ कर रहा होता है उसकी एनोट्रॉपी हमेशा नेगेटिव होती है, और वो सिस्टम जो अपने अंदर हीट को एंटर अलाउ कर रहा होता है कि हीट उसमें एंटर हो जाए, ऐसे सिस्टम की जो एनोट्रॉपी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमने जो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन की थी ना इस चैप्टर के स्टार्ट में, वो हमने कहा था कि हमने दो तरह के थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़े होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं रिवर्सिबल, या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस रिवर्सिबल होते हैं। अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसमें एनोट्रॉपी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो एनोट्रॉपी होती है वो हमेशा इंक्रीज़ कर जाती है।
ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपकी बुक में बता रहा है वो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन टर्म्स ऑफ एनोट्रोपी डिफाइन करके बता रहा है, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एनोट्रोपी क्या होता है कि अगर आप कोई भी नेचुरल प्रोसेस कहीं पर भी अकर हो रहा है ना, तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो इस तरह से परफॉर्म होता है या इस डायरेक्शन में मूव होता है कि सिस्टम की एनोट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। देन वो एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा है कि जी एनोट्रोपी में एक चीज़ होती है एरो ऑफ टाइम। एरो ऑफ टाइम क्या होता है कि जब भी किसी सिस्टम की एनोट्रोपी चेंज हो रही होती है ना, तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हीट फ्लो कर रही है ना, या हीट ने किसी भी सिस्टम में एंटर करना है, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करके जाएगी। इस टर्म को हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम, ठीक है। और इसके अलावा जो एक टर्म वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो है डीग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डीग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखें डीग्रेडेशन जो है ये तो आपको अपने नाम से बता रहा है ना, डीग्रेड होना यानी कि कम होना। तो वो आपको ये बताता है कि जैसे ही हमारे सिस्टम की एनोट्रोपी चेंज होती है ना, तो एनोट्रोपी के चेंज होने के नतीजे में सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि एनोट्रोपी में चेंजेस की वजह से आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी बाकी नहीं रहती जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम में वर्क डन को प्रोड्यूस करवा सकें। तो दिस इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये जो टर्म्स है ना, एरो ऑफ टाइम या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनके हवाले से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी या एरो ऑफ टाइम, ठीक है। अब अगर आप अपनी बुक खोलें तो आपकी बुक का पेज नंबर 144 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एनोट्रोपी के बारे में बताया हुआ है। तो जस्ट ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये अगर आप रीड कर लेंगे बुक से, तो फिर स्पेसिफिकली जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं उसमें यही बातें लिखी हुई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो पेज नंबर 144 को तो मैं रीड नहीं करूँगी बिकॉज इसमें उसने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्म है, एग्जाम्पल्स हैं। पेज नंबर 145 पर आइए तो साइन कन्वर्जन फॉर एनोट्रोपी लिखा हुआ है। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि चेंज इन एनोट्रोपी इज पॉजिटिव इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड चेंज इन एनोट्रोपी इज नेगेटिव इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, राइट। नेक्स्ट जो है वो उसने आपको मैथमेटिकली बताया है कि डेल्टा एस जो है वो Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस Q डिवाइड बाई T1 की इक्वल है। और फिर उसने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया। देखिए इस इक्वेशन को आप रीड, इस इक्वेशन से नीचे आप रीड करें तो लिखा हुआ है दिस इक्वेशन शो दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी accompany a net increase in entropy. We can define second law of thermodynamics in terms of entropy as if a system undergo a natural process, it will go in the direction that causes the entropy of the system plus the environment to increase. मतलब अगर कहीं पे नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो ये इस तरह से होगा या इस डायरेक्शन में मूव करके जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है उसकी एनोट्रोपी में हमेशा इंक्रीज प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। फिर देखिए इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल नेचुरल प्रोसेसेस टेंड टू प्रोड्यूस टुवर्ड अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डरनेस। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एनोट्रोपी एंड मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस. Entropy require a particular direction for time known as arrow of time. As one goes forward in time, entropy of isolated system increases. Hence, entropy measure is a way of disintegrating the past from the future. मतलब एनोट्रोपी जो है वो आपको ये बताती है कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सिस्टम के अंदर जो डिग्रेडेशन प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है स्टूडेंट्स के फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस एनोट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एनोट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। और फिर पेज नंबर 146 का जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना इंक्रीज इन एनोट्रोपी मीन डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, इससे नीचे वाले पैराग्राफ में वो आपको डिग्रेडेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ कार इंजन बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस सम वर्क एंड रेस्ट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। कि फ्यूल बर्न होता है तो कार मूव करती है और जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। कह रहा है द हीट एनर्जी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इज नाउ नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर वर्क डन। जो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई है वो तो अब इसके बाद वर्क डन के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकती ना। फिर कह रहा है बिफोर एनोट्रोपी चेंज ऑल द हीट ऑफ दिस प्रोसेस वॉज अवेलेबल फॉर वर्क बट आफ्टर द प्रोसेस मेजर पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जब उसके अंदर एनोट्रोपी नहीं थी तो आपके पास सिस्टम की अंदर एनर्जी मौजूद थी जिसको आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन जैसे ही एनोट्रोपी आई यानी कि चेंज हुई सिस्टम की स्टेट तो फिर आपके पास अवेलेबल एनर्जी नहीं बची जिसको आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकें। एग्जाम्पल दे रहा है कि इवन इन केस ऑफ रिवर्स प्रोसेसेस एज इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर
द टेम्परेचर ऑफ वन सिस्टम डिक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सम अदर सिस्टम व्हेन ऑल द सिस्टम्स आर टेकन टुगेदर एज यूनिवर्स द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। वो आपको रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर की एग्जांपल दे रहा है कि जी इसमें यही होता है ना कि अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करता है कि आपके रूम के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए यहाँ से टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करके बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ हीट को रिलीज़ करता जाता है। तो कह रहे हैं इस तरह के प्रोसेसेस में जो सिस्टम के अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है या जो सिस्टम के अंदर एनट्रोपी आती है वो हमेशा इंक्रीज़ कर रही होती है। तो नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर जो चेंज इन एनट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको ये 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। बाकी ये सिंपल बातें हैं, मतलब इंट्रोडक्शन के हवाले से ये आप यहाँ से देख के बुक को रीड कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।